चलिए तो भैया अब हम लोग जो है फर्स्ट ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स पे जा रहे हैं। तो अब फर्स्ट ऑर्डर की जो काइनेटिक्स है हमारी, इसमें यदि हम लोग बात करें तो वैसा ही हम लोग शुरुआत करेंगे जैसे जीरो ऑर्डर के लिए किया था। और हमने कहा था कि कोई रिएक्टेंट ए है हमारा और वो किसी प्रोडक्ट बी के अंदर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में भी यही कहानी है हमारी। हमने कहा कि भाई शुरुआत का जो टाइम है उस पे हमारे पास में जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है भाई, स्मॉल है, और बी का कॉन्सेंट्रेशन तो जीरो होगा क्योंकि कोई बी है ही नहीं, वहां पर बना नहीं है, तो इसलिए हमारा बी का कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा। अब हमने कहा कि भाई किसी टाइम टी पे अपने पास में जो ए है, ए के अमाउंट में चेंज आया और वो चेंज कितने से आया, एक्स से चेंज आया। तो जो हमारे पास में टाइम टी पे अमाउंट है ए का वो कितना हो गया, ए माइनस एक्स, और बी का जो अमाउंट है वो कितना हो गया अपने पास में, एक्स हो गया। ठीक है, अब अपन एक काम और करते हैं कि जो इनिशियल अमाउंट ए है उसको सी नॉट से बता देते हैं और जो टाइम टी पे अमाउंट है उसको हम लोग सी टी से बता दे रहे हैं। तो अब इसके लिए जो कैलकुलेशन करना है आपको, तो सबसे पहले डिफरेंशियल रेट लॉ लगाना पड़ेगा। अब डिफरेंशियल रेट लॉ हम लोग लगाते हैं किसके टर्म्स में, रिएक्टेंट के टर्म्स में। मतलब यहां पर हम लोग रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो सीधे मैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख रहा हूं और वो क्या है, वो होगी हमारी, वो होगी dA by dt, ठीक है, माइनस TA by dt, दैट विल बी इक्वल टू क्या, दैट विल बी इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A, और A की पावर कितनी है यहाँ पे, 1 है। ठीक है, तो A की पावर 1 जो है वो क्या है, वो अपनी फर्स्ट ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स की कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर जो है वो 1 होगी उसमें। ठीक है, या कोई भी केमिकल स्पीसीज है उसमें जो पावर है वो कंसंट्रेशन के 1 आने वाली है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स की हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब इसके अंदर में भी क्या चीज है, यदि हम लोग बात करें चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है जनरली चेंज हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट। तो फाइनल अमाउंट अपने पास में क्या है, Ct है, और इनिशियल अमाउंट कितना है अपने पास में, C नॉट है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस Ct माइनस C नॉट माइनस D इंटू Ct माइनस C नॉट अपॉन क्या हो गया अपने पास में dt, दैट विल बी इक्वल टू, अब यहां पर जो A है, A का कॉन्सेंट्रेशन एक टाइम t पे कितना है अपने पास में, Ct, ठीक है, या मैं कहूं कितना है अपने पास में, A माइनस एक्स। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको कैसे लिख देते हैं, A माइनस एक्स के फॉर्म में लिख देते हैं, और जो Ct है और C नॉट है इसको भी A माइनस एक्स के फॉर्म में कर देते हैं। तो Ct तो कितना हो गया अपने पास में, A माइनस एक्स, और A कितना है अपने पास में, अगेन A हो गया। तो भाई ये तो हो गए कैंसिल। तो आपके पास में जो इक्वेशन मिलेगी उसमें क्या होगा आपके पास में, dx, ठीक है, dx by dt that will be equal to क्या हो जाएगा आपके पास में, k into a minus x। तो कंसंट्रेशन को एक साइड कर देते हैं हम लोग, तो क्या होगा अपने पास में इक्वेशन रीअरेंज करने पे हमें इक्वेशन मिलेगी dx upon a minus x that will be equal to k dt। ठीक है भैया, तो अभी आपको क्या है, एक इक्वेशन मिल गई है। अब इस इक्वेशन में हम लोग आगे क्या करते हैं, यदि हम लोग को अलग अलग अमाउंट निकालना है तो इसे हमें जो है बेसिकली इंटीग्रेट करना होगा। और जब हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं तो जब हम लोग इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ पर तो जो अपने पास में लिमिट है वो कहां से कहां तक आएगी भाई, 0 से लेके x तक आएगी। अगेन यहाँ पर जो k है अपने पास में कांस्टेंट है, तो k तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा और t का जो है बेसिकली इंटीग्रेट हो जाएगा, जिसकी लिमिट क्या है, t से t0 तक। अब यदि आपसे पूछा जाए कि भाई dx अपॉन a माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो अपने पास में क्या होता है, अपने पास में होता है माइनस ln a माइनस x, ठीक है, और इसकी लिमिट जो है अपनी वो कहां से कहां तक होनी है, लिमिट होनी है 0 से लेके x तक, और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये बराबर हो जाएगा अपने पास में k इंटू टी। अब t की लिमिट कहां तक है अपने पास में, 0 से लेके t तक है। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यू विल गेट माइनस ln a माइनस x, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू सॉरी माइनस ln a माइनस x दैट प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में ln a, ठीक है, और ये अपने पास किसके बराबर आने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू k इनटू t, ठीक है, क्योंकि t का जो इंटीग्रेशन है दैट विल कम आउट टू बी t ओवर हियर। अब देखो यही जो इक्वेशन है इसको यदि हम लोग Ct और C नॉट के टर्म्स में लिखें तो ये क्या होनी है अपने पास में, ये हो जाएगी ln, अब a माइनस एक्स तो क्या हो गया अपने पास में Ct हो गया, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा अपने पास में ln, और दिस विल बी इक्वल टू C नॉट,
So the equation which we have minus ln ct plus ln c naught equal to kt, और जब आप इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो मैं पहले इस इक्वेशन के साथ में आगे बढ़ूंगा। तो मान लीजिए इसी इक्वेशन को यदि हम लोग रीअरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, वी विल गेट ln a माइनस एक्स a अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये बराबर हो जाएगा अपने पास में kt के। अब यदि इसी इक्वेशन के अंदर में इसको हम लोग बना दें इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग कह देते हैं कि ये अपनी जो है ये इक्वेशन नंबर क्या है अपने पास में 1 हो गई, ठीक है। और ये जो है अपने पास में ये इक्वेशन नंबर क्या होगी अपने पास में 2 होगी। तो अब इक्वेशन नंबर 1 को यदि हम लोग आगे बढ़ाएं तो इक्वेशन नंबर 1 में यदि आप देखो तो आपको यदि यहां से बोला जाए कि भाई टाइम निकालो, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो निकालो आप, तो उसको हम लोग निकाल लेंगे आराम से। और वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में t, और यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास में 1/k, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा अपने पास में ln a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक भाई। तो एक फॉर्मूला तो अपने पास में ये होगा जो कि क्या बताएगा हमको टाइम t पे जो मतलब किसी रिएक्टेंट का एक पर्टिकुलर अमाउंट रिएक्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो दिस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब यदि यहीं पर हम लोग नेचुरल लॉग लगा दें, यदि यहीं पर हम लोग लॉग लगा दें तो बेस 10 के फॉर्म में, तो हमें क्या मिल जाएगा, विल गेट 10 t इक्वल टू 2.303 अपॉन k इनटू log a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये अपने पास में एक फॉर्मूला हो गया और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला जो है वो हम लोग अप्लाई करेंगे हर जगह से मेरा मतलब है कि जब भी आपको k निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब आपके पास में ये दोनों चीजें पता हो, टाइम निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। और मोर इंपॉर्टेंटली जब भी आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है किसी टाइम टी पे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्मूले के साथ में जाए। और भी हम लोग फॉर्मूले बनाएंगे अभी जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग चीजों को, लेकिन पर्टिकुलरली मेरा सजेशन है कि रिएक्टेंट के लिए तो आप इसी के साथ में जाए। तो ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 3 हो गया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब यदि यहां से मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन से मतलब ये है कि अपनी जो केमिकल रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो जो भी टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या हो गया आपके पास में TLT हो गया, जो कि बता रहा है कि लाइफ टाइम में रिएक्शन का वो कितना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, तो अब हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन में तो क्या चीज है, जो हमारी रिएक्शन है उसके 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो अब जब 50% कंप्लीट होगा तो जो x है अपना कंज्यूम हुआ वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा अपने पास में a/2। इसके अंदर में वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में log a अपॉन a/2, log a कैंसल। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा वहां पे, यू विल गेट 2.303 बाय k, ठीक है, इनटू log 2। और जब log 2 की आप वैल्यू रखोगे तो ये किसके बराबर होगा भाई, ये होगा 0693 बाय k। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास में आ गया। और ये जो है हमारा फॉर्मूला क्या बताता है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ये फॉर्मूला ये बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कि फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है उसकी हाफ लाइफ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। ऑल्दो हाफ लाइफ हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमारा काफी सारा काम बताता है, तो इसलिए हम लोग शॉर्टकट में इस फॉर्मूले का यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब यहीं पर एक दो चीजें और देखनी है हमें। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि भाई प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का कितना अमाउंट है, या जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट का कितना अमाउंट है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हम लोग बेसिकली इक्वेशन नंबर 2 से निकालेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास में, यदि रिएक्टेंट का अमाउंट निकालना है हमें, तो रिएक्टेंट का अमाउंट तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का अमाउंट निकालने के लिए पहले इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग आगे आते हैं। तो देखो जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करें, हम लोग ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका एंटीलॉग ले लेते हैं। तो जब एंटीलॉग लेंगे तो जो अपनी टर्म है a अपॉन a माइनस एक्स, ln a अपॉन a माइनस एक्स जो है वो क्या हो जाएगी a अपॉन a माइनस एक्स।
ठीक है, और ये जो kt है ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू e टू द पावर kt। ठीक है, अब ये हमारे पास में टर्म मिली। अब इसमें हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, a को c नॉट के फॉर्म में बता सकते हैं और a माइनस एक्स को ct के फॉर्म में यहाँ पे बता सकते हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग पहले रिएक्टेंट के टर्म्स में ही बात कर रहे हैं, तो हम लोग सीधे इसे इस तरीके से ही लिख देते हैं। हम लोग इसे लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू सी नॉट और ये क्या हो जाएगा अपने पास में ct हो जाएगा। तो अब ऐसे में यदि आपसे अमाउंट पूछ लिया जाए रिएक्टेंट का टाइम t पे, दैट इज क्या है अपने पास में ct, तो ct किसके बराबर हो जाएगा, ct विल बी इक्वल टू सी नॉट, ठीक है, इनटू e टू द पावर माइनस kt। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ये बताएगा कि किसी टाइम t पे जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारा रिएक्टेंट का वो कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम लोग बात करें कि अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट वहां पे बना हुआ है, तो जैसे मैंने कहा था कि इस टर्म का यदि हम लोग लॉग लेते हैं तो लॉग लेने पे हमें क्या मिल रहा है, लॉग लेने पे हमें मिल रहा है कि a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर kt। और जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a माइनस एक्स, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू a इंटू e टू द पावर क्या हो जाएगा अपने पास में माइनस kt, क्योंकि बेसिकली यही इक्वेशन है। यहाँ पे बस ct को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a माइनस एक्स से बता दे रहे हैं, और a को किससे बता दे रहे हैं, a नॉट से c नॉट के साथ में बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या होगी, ये हमारा इधर चले जाएगा, सॉरी x इधर आ जाएगा और ये a इंटू e टू द पावर माइनस kt इधर पहुंच जाएगा। तो अब इसमें हमारे पास में क्या है, a जो है दोनों में कॉमन आएगा, तो इन दैट केस जो हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी इक्वल टू x विल बी इक्वल टू a into 1 minus e to the power minus kt। ठीक है, तो that will be the formula which will help us in calculation of the amount of the reactant at any time, amount of the reactant at any time, amount of the product at any time। जब रिएक्टेंट का आपको निकालना है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी रिएक्टेंट का अमाउंट निकाल सकते हैं, और मेरा सजेशन है कि आप इस फॉर्मूले के साथ में जाएं। जब आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो आपको इसके साथ में जाना होगा। ठीक है, और इसको हम लोग दे देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 5 और ये क्या हो गया अपने पास में इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या है कि यदि हम लोग डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन देखें तो डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन में ये जो हमारे पास में टर्म है माइनस डी ए बाई डी टी, ये क्या बता रहा है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन को बता रहा है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में वेरिएशन देखेंगे। तो क्या मैं dx बाई dt को यहाँ पे सीधे लिख दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज r, तो r इक्वल टू यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ a कब है, एट एनी टाइम t, तो कंसंट्रेशन ऑफ a एट एनी टाइम t किससे दे रहे हैं हम लोग, दैट इज गिवन बाय ct इक्वल टू c नॉट इनटू e टू द पावर माइनस kt। तो यदि यहाँ पर आप इक्वेशन में रखेंगे इसकी वैल्यू तो आपको क्या मिल जाएगा, r इंटू के इंटू a इंटू e टू द पावर इंटू c नॉट इंटू e टू द पावर माइनस kt। तो भैया ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण इक्वेशन हो गई अपने पास में, जिसको हम लोगों ने दे दिया इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 7 है, ये इक्वेशन नंबर 7 बेसिकली एक्सप्लेन करती है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये भी क्या करती है, एक्सपोनेंशियली वेरी करती है। जो ये हमने दूसरे जो फॉर्मूले बनाए हैं ये फॉर्मूले हमें क्या बताते हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन के अंदर में जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है उसके अंदर में एक्सपोनेंशियल वेरिएशन आता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज होते जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी क्या होगी, एक्सपोनेंशियली चेंज होती जाएगी। तो इसलिए हम लोग ये बाकी सारे फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूज नहीं है इनका हम लोगों के पास में, एक्सेप्ट जब हम लोगों को प्रोडक्ट निकालना हो। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी हमारे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी भी आपको एग्जाम में देके वो पूछ सकता है कि भाई बताओ ये रिएक्शन जो है कौन से ऑर्डर की है, या वो आपको क्वेश्चन दे देगा और ग्राफ दे देगा और कुछ भी चीज कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की है। तो उसके लिए क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काफी हेल्प करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी कैन आल्सो वेरीफाई। तो चलिए इसमें सबसे पहला ग्राफ जो है हमारा,
सबसे पहले हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट करें ए की, तो अब यहां पर आप यदि देखें तो बेसिकली हम लोग इस फॉर्मूले से आ जाए या इस एक्सप्रेशन से आ जाए, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा कि भाई जो आर है, ठीक है, यदि मैं माइनस डी ए बाई डी टी को लिख दूं आर, तो आर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, आर विल बी इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लगभग। तो इससे क्या होगा कि जो हमें कर्व मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। और जो स्लोप होगा इसका वो क्या हो जाएगा अपने पास में, स्लोप हो जाएगा हमारे पास में के, और जो इंटरसेप्ट है इसका, इंटरसेप्ट कितना होने वाला है, दैट विल कम आउट टू बी 0, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास में रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ। अब यदि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें और रेट ऑफ रिएक्शन को प्लॉट करें अगेंस्ट टाइम, ठीक है, दूसरा ग्राफ हमारा जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट टाइम के बीच में है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है और टाइम है, इसके बीच में वेरिएशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 7 से हमें मिलता है। और ये क्या क्या कहता है कि जो इसमें वेरिएशन है वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली होगा, और कंटिन्यूअसली जो है टाइम के साथ में हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती जाएगी, वहां पर डिक्रीज करते जाएगी, ठीक है। तो जो हमें कर्व मिलेगा इसके लिए वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, गेट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ओवर हियर, ठीक। तो ये तो हो गया हमारे पास में रेट और टाइम के बीच में ग्राफ। अब यदि हम लोग बात करें कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसके साथ में कैसे वेरिएशन होता है टाइम के साथ में। तो अब इसमें हम लोग पहले बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसका टाइम के साथ में वेरिएशन। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैं सीटी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है, जो कि बता रहा है कि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना रहेगा रिएक्शन के दौरान, और टाइम के बीच में हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया। तो अब यहां पर भी आप देखेंगे तो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है सीटी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। तो यहां पर जो आपको कर्व मिलने वाला है वो भी कैसे मिलने वाला है, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, जो कि सीधे हमें इस इक्वेशन से भी यहां पर क्लियर हो जा रहा है। वैसे यदि हम लोग प्रोडक्ट के टर्म्स में बात करें कि व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ टाइम एंड द टाइम, तो टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बीच में जो ग्राफ है इसको हम लोग यदि प्लॉट करेंगे, तो अब यहां पर जो वेरिएशन है ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल है, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो लगातार क्या हो रहा है, उसमें बढ़ते जा रहा है। तो इन दैट केस विल हैव दिस ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से हमें एक पैटर्न मिलेगा जो कि एक्सप्लेन करेगा प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में वेरिएशन टाइम के साथ में, ठीक है। और देखिए और किसके बीच में हम लोग बना सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास में और क्या चीजें इन्वॉल्व हुई है, ln वाली टर्म में हम लोग ln a और a minus x यूज हुआ है, और साथ ही साथ में क्या है log a अपॉन a minus x भी यूज हुआ है। तो हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर लें किसके बीच में, हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लें ln a कह दें, या फिर हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे इसे ln ct कह देते हैं, ठीक है। ln ct जो है वो बेसिकली क्या है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन है किसी टाइम t पे, ठीक है। तो ln ct अगेंस्ट यदि हम लोग प्लॉट करते हैं टाइम पे, तो ऐसे में देखिए क्या वेरिएशन होगा। अब यहां पर ये जो अपने पास में इक्वेशन नंबर 2 थी, अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर में आप देख रहे हो कि ln ct यदि आपको निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, ln ct विल बी इक्वल टू ln c नॉट माइनस kt, ठीक है। तो इसमें जो आपको ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन किसके साथ में, नेगेटिव स्लोप के साथ में, ठीक है। और नेगेटिव स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास में, माइनस की हो जाएगा वहां पर, ठीक है। और जो इंटरसेप्ट है यहाँ पे, इंटरसेप्ट अपने पास में क्या होने वाला है, इंटरसेप्ट विल कम आउट टू बी ln c नॉट। लाइकवाइज यदि आप ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, log ऑफ a, ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन log ct के बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो भी क्या होगा, हम लोग इसी तरीके का एक ग्राफ मिलने वाला है जिसके अंदर में जो स्लोप है वो बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव, और इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल कम आउट टू बी माइनस k बाय 2.303, ठीक है। इंटरसेप्ट फिर से हमारे पास में किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू log c नॉट। और जो लास्ट हमारे पास में
कर्व हम लोग बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, that can be asked to us, that is graph between the T half of the reaction, half life of the reaction and the concentration. तो जो फॉर्मूला है T half और concentration के बीच में, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो एक्चुअली कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, तो कुछ इस तरीके से हमें जो है ग्राफ मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ थे फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स से रिलेटेड, ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ थे हमारे फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स से रिलेटेड। और जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास में, तो मेनली तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, और देन वी हैव द इक्वेशन नंबर 6 दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट as far as the concentration of the reactant is concerned.